नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बुस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, कल्पना कीजिए, कल रात तक नेपाल की राजनीति में भारत के खिलाफ तीखे बयान सुर्खियां बन रहे थे। काठमांडू से लेकर सोशल मीडिया तक यह संदेश दिया जा रहा था कि नेपाल अब भारत और चीन दोनों से समान दूरी रखेगा। लेकिन अब अचानक तस्वीर आज सुबह यानी कि 1 जून से बदलती हुई नजर आ रही है। क्या नेपाल के बालेन सरकार ने भारत के खिलाफ अपना रुख बदलने का सोच लिया है? क्या नेपाल को एहसास हो गया है कि भारत से टकराव आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप में बहुत महंगा पड़ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत नेपाल संबंध सामान्य है तो प्रधानमंत्री बालेन शाह खुद दिल्ली क्यों नहीं आ रहे? आखिर क्यों उनकी सरकार के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक रवि लमिछने नई दिल्ली आज पहुंचने वाले हैं? क्या यह सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक दौरा है या फिर इसके पीछे छिपा है भारत नेपाल संबंधों को रीसेट करने का बड़ा मिशन? क्या नेपाल की नई सत्ता को अब भारत की रणनीतिक और आर्थिक अहमियत का एहसास हो गया है, या फिर यह सिर्फ एक कूटनीतिक संदेश है जिससे काठमांडू और नई दिल्ली के बीच बढ़ती दूरियों को कम किया जा सके? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे नेपाल की नई विदेश नीति क्या है, बालेन सरकार और भारत के रिश्ते में तनाव क्यों बढ़ा, और क्यों रवि लामिछाने की यात्रा के एक दिन पहले बालेन शाह ने संसद में इस बात को स्वीकार किया या कबूला कि नेपाल भी भारत के कुछ हिस्सों के ऊपर जो है वो कब्जा कर रखा है। रवि लामिछाने की दिल्ली यात्रा का असली महत्व क्या है और आने वाले महीनों में भारत नेपाल संबंध किस दिशा में जा सकता है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी के पीछे छिपी है दक्षिण एशिया के बदलते भू राजनीति और नेपाल की नई रणनीति। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। फिर इत्मीनान से बैठकर आप वीडियो को देखिए और जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं आप उसे कमेंट के माध्यम से उसी समय जो है वो कहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, बालेन शाह का कब्जे वाला बयान, भारत नेपाल संबंधों में क्या होने जा रहा है। 5 दिन की यात्रा पर दिल्ली आ रहे हैं आरएसपी चीफ रवि लामिछाने। समाचार पत्रों को ले लेते हैं, और समाचार पत्र आपको जो मैंने आज लिया है वो तीनों के तीनों समाचार पत्र की जो कटिंग दिख रही है वह नेपाल की ही है। द काठमांडू पोस्ट, रिपब्लिका और काठमांडू पोस्ट का ही एक और कटिंग। काठमांडू पोस्ट लिखता है, आरएसपी चेयर लामिछाने heading to India amid uncertainty over PM Shah visit. RSP chair Ravi Lamichhane is set to visit India. He will travel at the invitation of India's Ministry of External Affairs. New Delhi wanted to engage with Shah government. It will now start with RSP chairman. तो चलिए यहीं से हम शुरुआत करते हैं और यहीं से जो है वह इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, लामिछाने का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब बालेन शाह ने रविवार यानी कि 31 मई को संसद में प्रधानमंत्री के रूप में अपना पहला संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने यह कहकर विवाद को खड़ा कर दिया कि नेपाल ने भारतीय जमीन का अतिक्रमण किया है। नेपाल की सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि आरएसपी के अध्यक्ष रवि लामिछाने आज 1 जून को भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। बालेन शाह के नेतृत्व में नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद सत्ताधारी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता की यह पहली भारत यात्रा है। लामिछाने का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब एक दिन पहले प्रधानमंत्री बालेन शाह के संसद में पहले भारत में भाषण में भारत को लेकर दिए गए बयान पर नेपाल की राजनीति जो है वो गरमाई हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर हम बात करें तो ये जो पूरी यात्रा हो रही है, इस यात्रा में रवि लामिछाने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जैसे शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। और यह सिर्फ एक औपचारिक शिष्टाचार वार्ता नहीं होगी, बल्कि इसके भारत और नेपाल के बीच हाल के जो भी तनाव हैं, इन तनाव के संबंधों को सुधारने पर भी बात होगी। मतलब कि तनाव को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन फिर प्रश्न यही उठता है कि अगर तनाव को सुधारने की दिशा में रवि लामिछाने आ रहे हैं तो इनकी यात्रा के एक दिन पहले बालेन साहब ने संसद के पहले ही संबोधन में विवाद वाली बातें क्यों की? क्या बालेन शाह जो है एक मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहते हैं? क्या बालेन शाह ने बहुत सोच समझकर ये बातें कही हैं? क्या बालेन शाह चाहते हैं कि भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा विवाद है इसमें यूके जो है वो एंट्री करके इसको सुलझाए? और जब बातें बायलेटरल है, जब भारत कहता है कि वो अपनी संप्रभुता के लिए किसी दूसरे देश को इंटरफेयर नहीं करने देगा,
या तीसरे देश को इंटरफेयर नहीं करने देगा, तो नेपाल ने क्यों ब्रिटेन को जो है यहां बुलाया है? मतलब आप बातों को समझिए, आपके दिमाग में यह भी बात होगा कि यह केवल जीभ का फिसलना नहीं, यानी कि स्लिप ऑफ टंग नहीं है, यह बहुत सोची समझी साजिश है, यह बहुत सी सोची समझी रणनीति है। नेपाल के युवा जो है, नेपाल के विजिटर्स जो हैं, हो सकता है इस बात को लेकर सोचे कि नहीं बहुत अच्छा हुआ बहुत, लेकिन फिर भी समझिएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। साथियों, सूत्रों के मुताबिक अगर हम बात करें तो रवि लामिछाने जब ये यात्रा करने आएंगे तो इस यात्रा में वो अयोध्या भी जाने का विचार कर रहा है। वैसे जब कल नेपाल का भारत के इलाकों पर कब्जे की बात हुई तो किन किन इलाकों पर बात हुई, तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के लगभग 7100 एकड़ के बारे में बात हो रही है कि नेपाल ने कब्जा किया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच और श्रावस्ती में केवल 500 एकड़, उत्तराखंड के चंपावत जिले में करीब 12.4 एकड़ जमीन जो है वह नेपाल ने कब्जा किया है, ऐसा बालेन शाह ने जो है वो कहा है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो हमने कहा कि ये पूरा का पूरा जो यात्रा होगा, इस यात्रा में रवि लामिछाने जो हैं वो अयोध्या जाने पर विचार कर रहे हैं। राम मंदिर में दर्शन और धार्मिक कार्यक्रमों में भागीदारी को नेपाल और भारत के सांस्कृतिक संबंधों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अगर हम अयोध्या मंदिर की बात करें, यानी कि भगवान प्रभु श्री राम और उनका ससुराल, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं मिथिला का जो क्षेत्र है जो कि नेपाल के क्षेत्र में है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं सांस्कृतिक संबंधों के जुड़ा है। और जो हम बार बार रोटी बेटी के संबंधों के बारे में आपके साथ चर्चा करते हैं, तो ये रोटी बेटी के संबंध की जो हम बात कर रहे हैं वो इसकी शुरुआत हम लोग जो है, यानी कि भारत और नेपाल के जो भी लोग हैं वो इसकी शुरुआत रामायण काल से जो है मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए और भी बातों को देखते हैं। तो इसके अलावा उनके कार्यक्रम में भारत में रह रहे नेपाली समुदाय को संबोधित करना भी शामिल है। भारत में लाखों नेपाली नागरिक काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और ऐसे में यह संपर्क नेपाल के घरेलू राजनीति और विदेश नीति दोनों के लिए काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि अगर नेपाल की सरकार भारत के साथ रिश्ते को सामान्य बनाना चाहती है तो प्रधानमंत्री बालेन शाह खुद क्यों भारत नहीं आ रहे? क्या रवि लामिछाने को पहले भेजकर वो माहौल तैयार करना चाहते हैं, या फिर नेपाल सरकार भारत को कोई बड़ा राजनीतिक संदेश जो देना चाहती है? और इन्हीं सवालों के जवाब हमें इस पूरे घटनाक्रम की गहराई को जाकर समझने होंगे। अगर हम रवि लामिछाने के बारे में बात करें साथियों, आपके स्क्रीन पर ये व्यक्ति है जिनका नाम रवि लामिछाने है, तो ये समझना जरूरी है कि आखिर रवि लामिछाने कौन है और उनकी भारत यात्रा को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। तो रवि लामिछाने नेपाल की राजनीति का एक ऐसा नाम है जिन्होंने पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देकर अपनी अलग पहचान बनाई। राजनीति में आने से पहले वह नेपाल के लोकप्रिय टीवी पत्रकार और एंकर रहे हैं। अपने टीवी कार्यक्रमों में उन्होंने भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विफलता और आम जनता की समस्याओं को बहुत ही जोरदार तरीके से जो है वो उठाया है, और यही वजह है कि उन्होंने खुद को एक भ्रष्टाचार विरोधी और सिस्टम सुधार की आवाज के रूप में स्थापित किया। साल 2022 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि आरएसपी की स्थापना की, और बहुत कम समय में यह पार्टी नेपाल की राजनीति में एक बड़ी ताकत बनकर उभरी और देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को चुनौती देने लगी। नेपाल के युवा वर्ग, शहरी मतदाता और व्यवस्था परिवर्तन की मांग करने वाले लोगों के बीच रवि लामिछाने की लोकप्रियता जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी, और इस तस्वीर के माध्यम से आप इस बात को समझ सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें तो रवि लामिछाने ने नेपाल की नई राजनीति का चेहरा जो है अपने आप को बनाया, और क्योंकि उनका राजनीतिक संदेश पारंपरिक सत्ता संरचनाओं से बिल्कुल अलग और अपेक्षाकृत आधुनिक माना जाता है। लेकिन उनकी भारत यात्रा को महत्वपूर्ण बनाने की सबसे बड़ी बात उनकी राजनीतिक हैसियत है। रवि लामिछाने सिर्फ एक पार्टी प्रमुख नहीं, बल्कि उन्हें नेपाल की वर्तमान सत्ता व्यवस्था का सबसे प्रभावशाली नेताओं में जो है वो गिना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों की अगर हम बात करें तो सरकार के भीतर उनकी बात को बहुत ही गंभीरता से सुना जाता है, और विदेश नीति के संबंध में जो गतिविधियां हैं वह केवल व्यक्तिगत पहल के रूप में जो है वो देखा नहीं जाता। और यही कारण है कि जब रवि लामिछाने नई दिल्ली आ रहे हैं तो इसे सिर्फ एक नेता का दौरा नहीं, बल्कि नेपाल की सत्ता और राजनीतिक नेतृत्व की सोच का जो है वो संकेत माना जा रहा है। और इसलिए उनकी भारत यात्रा सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि भारत और पूरे दक्षिण एशिया के कूटनीतिक जो है घटनाक्रमों के लिए जो है वो इस पर नजरें जो है वो टिकी हुई। अब हम आते हैं उस अवधारणा पर जिसकी चर्चा पिछले कुछ समय से नेपाल की राजनीति और विदेश नीति में जो है वो हो रही है। कल हमने इस पर बहुत चर्चा भी किया, और वो है बालेन डॉक्ट्राइन। साथियों, बालेन डॉक्ट्राइन पर कल मैंने एक पूरा वीडियो जो है वो लगभग 20 से 22 मिनट का लिया हुआ है। अगर बालेन डॉक्ट्राइन को आप बहुत ही डिटेल में समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके कल सुबह का वीडियो आप देख लीजिए। लेकिन अगर हम बहुत ही शॉर्ट में बालेन डॉक्ट्राइन के बारे में बात करें
तो यह अवधारणा जिसकी चर्चा पिछले कुछ समय से हो रही है, ये कोई आधिकारिक सरकारी दस्तावेज नहीं बल्कि राजनीतिक विश्लेषक बालेन शाह की सोच और नीतिगत दृष्टिकोण को समझने के लिए इस शब्द का उपयोग कर रहा है, जिसे कि बालेन डॉक्ट्राइन कहा गया है। बहुत ही सरल शब्दों में अगर हम इसके बारे में बात करें और इसके मूल संदेश की बात करें तो नेपाल अपनी विदेश नीति किसी बाहरी शक्ति के दबाव में नहीं बल्कि अपने राष्ट्र हितों के आधार पर तय करेगा। और इस सोच के जो है वो 5 स्तंभ पाए जाते हैं, यानी कि बालेन डॉक्ट्राइन में ये सोच है कि भारत और चीन दोनों के साथ नेपाल अपने संबंधों को संतुलित रखेगा। नेपाल भौगोलिक रूप से भारत और चीन के बीच में स्थित है और बालेन की ये सोच है कि नेपाल जो है वो किसी एक शक्ति कोई अत्यधिक प्रभाव में नहीं जाएगा बल्कि दोनों देशों के साथ संतुलित और व्यवहारिक संबंध बनाए रखेगा। इसके अलावा नेपाली राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देने की बात है, यानी कि नेपाल की संप्रभुता, राष्ट्रीय पहचान, स्वतंत्र निर्णय क्षमता को जो है वो सर्वोच्च महत्व देना है, यानी विदेश नीति का केंद्र बिंदु काठमांडू होगा, ना ही दिल्ली और ना ही बीजिंग होगा। स्वतंत्र विदेश नीति के बारे में जो है वो बालेन डॉक्ट्राइन में चर्चा की जा रही है, यानी कि नेपाल अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है और यह संदेश दिया गया कि नेपाल किसी भी क्षेत्रीय शक्ति का जूनियर पार्टनर नहीं बनना चाहता। सीमा मुद्दों पर बहुत ही कठोर रुख बालेन डॉक्ट्राइन का है। कल आपको ध्यान होगा कि कल सुबह मैंने बालेन डॉक्ट्राइन पर यह बात कहा कि बालेन शाह काला पानी, लिपुलेख और लिम्पुआ धारा जैसे विवादित क्षेत्रों के मुद्दे पर नेपाल के भीतर राष्ट्रवादी भावनाओं को काफी मजबूत कर रहे हैं। बालेन समर्थक समूहों ने इन मुद्दों पर आखिर मुखर और आक्रामक रुख अपनाने की वकालत की है और कल सुबह मैंने ये वीडियो बनाई और कल शाम को ही अगर आप 5-6 बजे के आसपास देखेंगे तो बालेन शाह ने सीधे जो है वो ये बात थोड़ा सा आगे बढ़कर कह दिया। वो काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख के अलावा आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि केवल भारत ने ही हमारे हिस्से को कब्जा नहीं किया, हमने भी भारत के हिस्से को कब्जा करके रखा है। आप बातों को समझिएगा। अब अगला अगर 5वें स्तंभ के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो बाहरी प्रभाव जो नेपाल में है, चाहे वो राजनीतिक प्रभाव हो, आर्थिक दबाव हो, कूटनीतिक हस्तक्षेप हो, नेपाल के भीतर यह भावना मजबूत हुई है कि राष्ट्र निर्णयों पर किसी भी बाहरी प्रभाव को जो है वो कम करना होगा, लेकिन यहीं से पूरी चुनौती की शुरुआत होती है। सबसे बड़ी समस्या यह हुई कि सिद्धांत के स्तर पर स्वतंत्र विदेश नीति आकर्षक लग सकती है। जब मैंने बालेन शाह के डॉक्ट्राइन के बारे में, यानी कि बालेन डॉक्ट्राइन के बारे में 5 पिलर पे, 5 स्तंभों पे चर्चा की, तो आप जब सुन रहे होंगे, जो भी नेपाल से मुझे सुन रहे हैं, उन्हें लगा होगा कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन सिद्धांत जब धरातल पर आते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से जो है उसका सामना होता है। सिद्धांत के स्तर पर स्वतंत्र विदेश नीति आकर्षक लग रही होगी आपको, लेकिन व्यवहार में नेपाल की अर्थव्यवस्था, व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और लोगों की आवाजाही भारत से गहराई से जुड़ी हुई है। लिपुलेख और सीमा विवाद को अगर हम बात करें साथियों, आप अपने मैप पे देखिए, ये काला पानी का डिस्प्यूटेड एरिया जिसके ऊपर चर्चा जो है, ये इधर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है मैप में, इधर आते हैं। ये वाला मैप मैं आपके सामने रखता हूं, यहां से समझना जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा जो है वो आसान होगा। ठीक, अभी हम बात कर रहे हैं ये लिम्पुआ धारा, काला पानी और लिपुलेख, ये जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है जिस पर विवाद की बात हम कर रहे हैं, इसको लेकर भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से मतभेद रहे और जब भी ये मुद्दे राजनीतिक बहस का हिस्सा बनते हैं तो दोनों देश के जो रिश्ते हैं उसमें तनाव बढ़ जाता है। राष्ट्रवादी बयान और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ने कई बार दोनों देशों के बीच अविश्वास को पैदा किया और इससे संवाद का माहौल जो है प्रभावित हुआ और दोनों पक्षों को अपने अपने रुख जो है स्पष्ट करने पड़े। साथियों, अगर व्यापारिक चिंताओं की बात करें तो नेपाल का अधिकांश विदेशी व्यापार भारत के माध्यम से होता है। चाहे हम ईंधन की बात करें, खाद्य सामग्री की बात करें, दवाइयों की बात करें, कई आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की बात करें, तो सभी जो है वो भारत के साथ जो है वो आपको जुड़ी हुई दिखती है ना। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, तो किसी भी राजनीतिक तनाव का असर आर्थिक चिंताओं के रूप में भी देखना पड़ता है। नेपाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो भारत और चीन दोनों देशों के साथ संबंध बनाए रखे, लेकिन किसी एक पक्ष के साथ अत्यधिक निकटता दूसरे पक्ष की चिंताओं को जो है वो बढ़ा सकती है। और यही वजह है कि बालेन डॉक्ट्राइन की वास्तविक परीक्षा सिद्धांतों में नहीं बल्कि उसके व्यवहारिक क्रियान्वयन में दिखाई देती है। और शायद इसी कारण आज नेपाल की राजनीति में फिर से संवाद, संतुलन और कूटनीतिक संपर्क की आवश्यकता जो है महसूस की जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर भारत और नेपाल के रिश्तों के हाल के वर्षों में तनाव क्यों बढ़ा है, क्यों भारत और नेपाल के बीच में तनाव की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। सत्य, दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध जो है वो बेहद गहरा है। खुली सीमा, पारिवारिक रिश्ते, आर्थिक साझेदारी दोनों के एक दूसरे से जुड़ी हुई है और फिर भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने समय समय पर संबंधों को असहज बना दिया। जैसा कि हम बात कर रहे थे सबसे पहला लिपुलेख विवाद के बारे में, जो कि एक हिमालयी दर्रा है।
भारत नेपाल और चीन का त्रिकोण जंक्शन के क्षेत्र निकट है, सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो भारत का कहना है कि क्षेत्र उसके प्रशासनिक नियंत्रण में है, जबकि नेपाल कहता है कि यह उसका एक जिला है जिसका नाम है दार्चुला। कह रहा है कि भैया हमारे दार्चुला का जो है ये पूरा का पूरा हिस्सा है। जब भारत ने लिपुलेख क्षेत्र में सड़क और संरचना परियोजनाओं को आगे बढ़ाया तो नेपाल में राजनीतिक और राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया जो है वो देखने को मिली। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो दोनों देशों के बीच नक्शे, ऐतिहासिक दस्तावेज और सीमा निर्धारण को लेकर बहस काफी तेज हुई। हालांकि दोनों पक्षों ने विवाद का समाधान संवाद के माध्यम से करने की बात कही, लेकिन यह मुद्दा आज भी काफी संवेदनशील बना। साथियों, इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो है सीमा क्षेत्र में व्यापार से जुड़ा। नेपाल द्वारा सीमा पार से लाए गए जो भी सामान है उनके नियमों और शुल्क व्यवस्थाओं के बदलाव की चर्चा ने सीमावर्ती व्यापारियों और आम नागरिकों के बीच चिंता पैदा कर, विशेष रूप से 100 रुपए से अधिक मूल्य के सामान पर ड्यूटी संबंधी जो प्रावधान और निगरानी को लेकर जो है वो कई क्षेत्रों में असंतोष देखने को मिला। भारत नेपाल सीमा पर रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका छोटे स्तर के सीमा व्यापार और दैनिक आवाजाही पर निर्भर करती है। इसलिए ऐसे किसी भी कदम पर असर केवल अर्थव्यवस्था पर नहीं बल्कि सामाजिक और स्थानीय संबंधों भी पड़ता है। तीसरा अगर हम बात करें साथियों, तो कूटनीतिक संवाद की कमी दोनों देशों के बीच में देख रही, क्योंकि संवाद जो है वो किसी भी प्रकार के तनाव को कम करता है, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच कुछ निर्धारित उच्च स्तरीय बैठक में या तो देरी हुई है या कूटनीतिक गतिविधियों में अपेक्षित गति नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं संवाद दोनों देशों के बीच में कमजोर हो रहा है और राजनीतिक बयानबाजी, सीमा विवाद, घरेलू राजनीति ने कई बार माहौल को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया। और इसी को लेकर विशेषज्ञ बार बार ये बात कहते हैं कि जब नियमित संवाद कम हो तब छोटी समस्याएं भी बड़े विवाद के रूप में दिखने लगती है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना होगा कि इन तनाव के बावजूद वास्तविकता क्या है। साथियों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद भारत और नेपाल एक दूसरे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बने हुए। लाखों नेपाली नागरिक भारत में काम करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। दोनों देशों के बीच में ओपन बाउंड्री है। धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं। नेपाल का बड़ा हिस्सा भारत के साथ व्यापार पर निर्भर है। ऊर्जा, परिवहन, कनेक्टिविटी के कई प्रोजेक्ट दोनों देशों को जोड़ते हैं और यही कारण है कि जब भी तनाव बढ़ता है तो दोनों पक्ष अंततः संवाद और सहयोग की दिशा में लौटने का प्रयास करते हैं। और शायद इसी संदर्भ में रवि लम्बिछाने की भारत यात्रा को केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि संबंधों को सामान्य बनाने की संभावित कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। साथियों, अब दिमाग में एक प्रश्न होगा कि नेपाल और भारत का रिश्ता, अगर इस रिश्ते के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये रिश्ता क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, हमने कहा कि दोनों के रिश्ते केवल राजनीतिक नहीं बल्कि भूगोल और अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, यानी कि नेपाल भारत को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन हाल में जिस प्रकार से चाइना ने पिछले एक दशक में नेपाल में अपने इंटरेस्ट को बढ़ाया है, जिस प्रकार से चाइना का इंटरफेरेंस नेपाल में बढ़ रहा है, चाहे उसके बीआरआई परियोजना हो, चाहे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो, चाहे उसके आर्थिक सहयोग हो, ठीक। लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना होगा कि वास्तविकता ये है कि समुद्र तक पहुंच जो है वो भारत के माध्यम से होगा। प्रमुख व्यापार मार्ग भारत से जुड़े हैं, दैनिक आर्थिक संपर्क भारत के साथ अधिक, इसलिए चीन महत्वपूर्ण है, लेकिन नेपाल के लिए भारत का रणनीतिक और आर्थिक महत्व आज भी अधिक है। अब प्रश्न ये भी है कि क्या इस पूरे मीटिंग में जो है, ये मीटिंग भारत और नेपाल की जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी जो है वो मीटिंग होने वाली है। साथियों, अगर रवि लम्बिछाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात होती है तो उसका महत्व जो है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका संकेत ये होगा कि काठमांडू भारत के साथ जो है वो संवाद और सहयोग जारी रखना चाहता है। भारत के लिए नेपाल की नई राजनीतिक ताकत और उभरते नेतृत्व के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर होगा। दक्षिण एशिया के लिए एक संदेश जाएगा कि मतभेद एक जगह है, लेकिन देश के बीच जो है वो बातचीत होनी चाहिए और संवाद को प्राथमिकता देना चाहिए। हालांकि किसी भी संभावित मुलाकात को बड़े नीतिगत बदलाव के बजाय संवाद और विश्वास निर्माण की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखना चाहिए। साथ ही कूटनीति में बातचीत जारी रखना अक्सर किसी भी समझौते से पहले का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। लेकिन क्या ये यात्रा वास्तव में भारत नेपाल संबंधों में नया अध्याय खोलेगी या फिर यह केवल प्रतीकात्मक राजनीतिक संदेश बनकर रह जाएगी, इसे भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, अगर रवि लम्बिछाने की पूरे भारत यात्रा को अगर हम और भी ध्यान से देखें और इसको हम देखें कि क्या क्या सिनेरियो इसका हो सकता है, तो इस सिनेरियो को हमें जो है वो समझना होगा, एक एक करके जो है हमें इस पूरी बातों को जो है वो देखना होगा। साथियों, अगर रवि लम्बिछाने की भारत यात्रा के सबसे बेस्ट केस में देखें कि अगर यात्रा हो रही है तो इसका सबसे बेस्ट केस क्या होगा, तो साथियों भारत और नेपाल के रिश्ते में सुधार होगा, व्यापार और आर्थिक सहयोग में वृद्धि होगी, सीमा विवादों पर नियमित बातचीत होगी और उच्च स्तरीय कूटनीतिक संवाद तेज होगा और यह दोनों देशों के लिए एक सकारात्मक परिणाम होगा। लेकिन
दूसरा, अगर हम बात करें तो मुलाकात हो रही है, सकारात्मक संदेश दिए जाएंगे, संवाद जारी रहेगा, लेकिन ये कोई बड़ा नीतिगत बदलाव नहीं होगा, वो दूसरी कंडीशन। तो कई विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल जो दूसरी कंडीशन है कि बातचीत हो रही है लेकिन उसके मैसेज नहीं हो रहे हैं, वही सबसे संभावित स्थिति। सबसे खराब कंडीशन अगर कल का हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि बालेन शाह ने जो है वो उस यात्रा के पहले ही एक बात कह दिया। अच्छा, सबसे मजे की बात है कि बालेन शाह के इस बयान का समर्थन जो है वो उसके अपने देश में ही उनको नहीं मिल रहा है। विपक्ष हो, चाहे पहले के पूर्व राजनयिक हो, राजदूत हो, वो सभी बालेन को जो है वो कह रहे हैं कि आपके पास प्रूफ क्या है कि नेपाल ने भारत के किसी हिस्से को कब्जा किया है? क्या आपके पास कोई आधिकारिक प्रूफ है? और आधिकारिक प्रूफ है तो आप सबके सामने जो है वो लाइए, या तो आप राष्ट्र से माफी मांगिए। तो कहीं ना कहीं अगर हम वर्स्ट कंडीशन पे जाए तो ये राजनीतिक बयानबाजी आपको जो दिख रही है ये सबसे खराब कंडीशन है। सीमा विवाद फिर से सुर्खियों में आ जाएगा, आपसी अविश्वास जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा और संबंधों में नई असहजता पैदा हो जाएगी। लेकिन हालांकि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इसकी संभावना अपेक्षाकृत बहुत कम दिखाई देती है। कुल मिलाकर सबसे यथार्थवादी संभावना यह है कि दोनों देशों के तनाव बढ़ाने के बजाय संवाद और संतुलन का जो है वो रास्ता चुनना चाहिए। साथियों, नेपाल ना तो भारत को छोड़ सकता है और ना ही चीन को, है ना? मेरी बातें आप समझ रहे हैं? नेपाल जो है ना भारत को छोड़ सकता है ना ही चीन को। भारत नेपाल को दबाना नहीं चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा और सामरिक हितों को भारत नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। सबसे संभावित स्थिति यही है कि बालेन शाह की सरकार राष्ट्रवादी राजनीति जारी रखे, लेकिन वास्तविक स्तर पर भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश भी करे। रवि लमिछाने का यह दौरा उसी दिशा में पहला संकेत माना जा सकता है। लेकिन फिर यह भी सोचना होगा कि रवि लमिछाने की यात्रा के तुरंत कुछ घंटों पहले बालेन शाह ने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या बालेन शाह की सरकार में सब कुछ ठीक तो है ना? क्योंकि इसके पहले दो मंत्रियों ने इस्तीफा भी दिया हुआ है। क्या रवि लमिछाने संबंध सुधारने की वकालत कर रहे हैं, तो क्या बालेन शाह संबंध बिगाड़ने की सोच रहे हैं? और आपको क्या लग रहा है, नेपाल की सरकार भारत के साथ संबंध सुधारना चाह रही है या ये सिर्फ एक कूटनीतिक रणनीति? कई सारे प्रश्न हैं जो दिमाग में चल रहा है। बयान अगर यात्रा है तो बयान देने के समय सोचना होगा कि आपका या आपके देश का कोई एक बड़ा मंत्री, एक बड़ा नेता जिस देश की यात्रा पे जा रहा है, उस यात्रा से पहले आप विवाद क्यों बढ़ा रहे हैं? नेपाल के साथियों, जो भी आप मुझे देख रहे हैं, जवाब आपके पास होगा और जवाब आप कमेंट के माध्यम से जो है वो हमें दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी किया। तो कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।